कुछ दिन पहले नपुंसकता को हल्के फुल्के अंदाज में समझाने वाली फिल्म विकी डोनर आई थी। अब भारतीय मर्दों में बढ़ती नपुंसकता की सही हालत बताने वाली रिसर्च आ रही है जो इसे आज की बड़ी समस्या साबित करती है। लिहाजा शहरों में रहने वाले उन तमाम पुरुषों को सावधान हो जाना चाहिए जो पापा बनना चाहते हैं, क्योंकि रिसर्च कहती है कि हवा में घुला प्रदूषण पापा बनने की ख्वाहिश का बड़ा दुश्मन है। प्रदूषण पर सरकार लगाम लगा सकती है, जिसकी खामोशी सवाल उठा रही है। क्या विकी जैसे डोनर ही पापा बनने की हसरत की आखिरी उम्मीद है? बलदेव चड्डा, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। I need a good quality Indian sperm donor. तो एक क्रिकेटर वाला सैंपल दिखाओ ना, देश के लिए खेलेगा, नोट छापेगा अलग से। आपको दो नहीं चाहिए और तुहानू चाहिए नहीं ऐश्वर्या। पहले करियर डिसाइड करो, बाद में बच्चा पैदा करो। विकी डोनर नपुंसकता से जूझते इंडिया को आईना दिखाने वाली फिल्म। 5 करोड़ का मामूली बजट और कम प्रचार के बावजूद 46 करोड़ का कारोबार। किन्ने? यानी फिल्म दर्शकों से रिश्ता बनाने में कामयाब रही, लेकिन सवाल है कैसे? ऐसे डीएनए आर्यन रेस के देखे गए हैं। ये जो इनफर्टिलिटी है ये मॉडर्न लाइफ की कैंसर है। क्या कॉमेडी ने फिल्म को कामयाबी दी? I was sperm donor. या नपुंसकता से जूझते बड़े दर्शक वर्ग को ये अपनी कहानी लगी? बेशक देश में पुरुषों की नपुंसकता समस्या बन गई है, लेकिन सवाल है क्या विकी जैसे डोनर इलाज हैं? या नपुंसकता बढ़ने की सही वजह और इलाज दोनों ही कुछ और है? सवाल इसलिए है क्योंकि आईवीएफ क्लिनिक में बेऔलाद दंपतियों की तादाद बढ़ रही है। सालाना 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 80 लाख भारतीय दंपति इनफर्टिलिटी के शिकार हो रहे हैं। इनमें से 50% मामलों की वजह पुरुष नपुंसकता है। एम्स की एक स्टडी के मुताबिक भारतीय पुरुषों का स्पर्म काउंट घट गया है। 3 दशक पहले सेहतमंद भारतीय मर्द के 1 मिलीलीटर सीमन में 6 करोड़ स्पर्म थे, अब वो 2 करोड़ रह गए हैं। दिल्ली में हुई ताजा रिसर्च नामर्दी की समस्या को हमारी और आपकी सोच से भी बड़ा बता रही है। आप देखिए कि द होल क्लिनिक इज फुल ऑफ पेशेंट्स। ये सब इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं और हम कोई पेशेंट नहीं देखते हैं। इसी तरह से शायद दिल्ली में बहुत सी इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं और सबके ओपीडी भरे हुए हैं। बढ़ती नपुंसकता और उसकी वजहों से सरकार भी अनजान नहीं है। विकी डोनर फिल्म में बढ़ती नपुंसकता के लिए आधुनिक जीवन शैली, नशा, तनाव जैसे कारण दिखते हैं, जिन पर लगाम लगाना खुद लोगों के हाथ में है, लेकिन प्रदूषण पर लगाम सरकार ही लगा सकती है। पूजा मक्कल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज दिल्ली। तो जहरीली हवा पापा नहीं बनने दे रही है। दुनिया भर में हुई कई रिसर्च ये साफ कर चुकी हैं। दिल्ली में हुई ताजा रिसर्च ने भी साफ किया है कि किस तरह मर्दों को नपुंसक बना रही है जहरीली हवा। क्या ये हवा बना रही है नपुंसक? सवाल इसलिए है क्योंकि एक आईवीएफ क्लिनिक की स्टडी के मुताबिक 10 साल में दिल्ली के पुरुषों का स्पर्म काउंट आधा रह गया है। 10 साल में इलाज के लिए आए अलग अलग 200 लोगों की मेडिकल रिकॉर्ड की पड़ताल के मुताबिक 2001 में 200 मर्दों में से 10 लाख से कम स्पर्म काउंट वाले केवल 13 लोग थे, जबकि 2011 में ये तादाद 27 हो गई। 2001 में 200 पुरुषों में से 2 करोड़ से कम स्पर्म काउंट वाले 12 लोग थे, जो 2011 में बढ़कर 50 हो गए, जबकि WHO के मुताबिक एक सेहतमंद पुरुष में कम से कम स्पर्म काउंट 2 करोड़ का होना ही चाहिए। साफ है कि दिल्ली वालों में नपुंसकता बढ़ रही है। काउंट्स है वो डेफिनेटली डिक्रीज कर गई हैं। मोटिलिटी जो स्पर्म की मूव करने की शक्ति है वो तो वैसी ही है, दैट हैजंट बीन इफेक्टेड। और जो स्पर्म की बनावट है जिससे कि हमें पता चलता है कि वो ठीक ठाक है, उसके मतलब आकार जो है, दैट इज ऑल्सो बीन इफेक्टेड। इसके लिए प्रदूषण को सबसे ज्यादा गुनहगार माना जा रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक सभी 4 मेट्रो में सबसे ज्यादा जहर दिल्ली में है। 2008 में जहां हर क्यूबिक मीटर में 198 माइक्रोग्राम जहरीले कण थे, वहीं 2010 में इनकी मात्रा 259 हो गई। ये जहरीले कण गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से फैलते हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक केमिकल्स मौजूद हैं। 2005 में CNG इंट्रोड्यूस हुई थी
उस वक्त जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की जो वैल्यू थी वो 143 थी क्यूबिक मिलीमीटर्स, और उसके बाद वो जब उन्होंने वो इंट्रोड्यूस कर दी CNG तो थोड़ी सी वो कम हो गई, ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ, बट 2006 के बाद वो फिर से इंक्रीज करने लगा। हाल ही में एक रिसर्च ने दावा किया था कि हवा में खतरनाक केमिकल से स्पर्म के DNA में बदलाव आ रहा है, जिस पर अब इस स्टडी ने भी मोहर लगा दी है। ऐसे लोग जिनका स्पर्म काउंट पर 2 ml में 10 लाख से भी कम है, ऐसे दंपति साधारण तौर पर गर्भधारण करके औलाद की चाहत को पूरा नहीं कर सकते और उनके लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का सहारा लेना जरूरी हो जाता है। कैमरामैन नितिन भटनागर के साथ पूजा मक्कड़, जी न्यूज, दिल्ली। तो क्या प्रदूषण पुरुषों को नामर्द बना रहा है? इस अहम सवाल पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के अपोलो अस्पताल के एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत सक्सेना और अहमदाबाद से हमारे साथ फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष भी इस चर्चा में शामिल होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर अजीत से होगा। डॉक्टर अजीत जी, जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, जो रिसर्च हो रही हैं, क्या माना जाए ये शुरुआती बीमारी है या फिर सिचुएशन अलार्मिंग होती जा रही है? सिचुएशन अब अलार्मिंग होती जा रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछले 100 साल में काउंट 120 था, उससे 60 घटा, और पिछले 10 साल में ही 60 से 20 हो गया। ये तो बहुत चिंता का विषय है। इसलिए मेरे ख्याल में इसके अंदर हमें अभी स्टेप्स लेने चाहिए। देखिए, स्पर्म्स जो हैं वो 2 वजह से कम होते हैं। एक तो अंदरूनी वजह होती हैं जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, कॉन्जेनिटल फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से कम होते हैं, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो बाहर के फैक्टर्स की वजह से होता है, उसमें हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए और आगे करना चाहिए उसका रोकथाम। कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इस पर भी आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम सवाल यहाँ पर कर लेते हैं डॉक्टर मनीष से, जो अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनीष, एक बारीक अंतर जरा यहाँ पर समझने की जरूरत है, वो ये कि इनफर्टिलिटी और इम्पोटेंसी में अंतर क्या है? जो रिसर्च इशारा करती है, क्या वो इनफर्टिलिटी को ही स्पेशली बता रही है या फिर ये चीजें इम्पोटेंसी की तरफ भी जाती हैं? आई थिंक इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंसी दोनों चीज अलग अलग है। इनफर्टिलिटी में प्रेगनेंसी नहीं रहने की वजह, इम्पोर्टेंसी के अलावा उसके शुक्राणु की काउंट या उसकी मोटिलिटी कम हो, या इसके अलावा और भी उसकी कई सारी वजह हो सकती है। जहाँ कर इम्पोर्टेंसी सिर्फ द इनएबिलिटी टू परफॉर्म सेक्स, इसी को हम तो इम्पोर्टेंसी की वजह तो काफ़ी कम है, लेकिन अगर हम इनफर्टिलिटी देखें तो उसके लिए काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। जी, जो रिसर्च इशारा कर रही है कि एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन है और जो दूसरे फैक्टर्स हैं, चाहे वो आपका लाइफस्टाइल हो या फिर रेडिएशंस को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, तो आपको कितना लगता है कितना इससे बचाव हो सकता है और किस तरीके से ये लोगों को नुकसान पहुंचा रही है? जहाँ तक इम्पोर्टेंसी की बात है तो वहाँ पर लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की एक ज़रूर उसके ऊपर असर हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ जाते उसकी इमीडिएट इफेक्ट उस आदमी की पोटेंसी पर होगी। लेकिन जहाँ तक ये जो स्टडी है कि एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन है, उसका इफेक्ट डायरेक्टली स्पर्म काउंट पर होता है, तो उसकी इफेक्ट इनफर्टिलिटी के ऊपर ज़्यादा होती है। जी, डॉक्टर अजीत से यहाँ पर हम सवाल करना चाहेंगे। डॉक्टर अजीत, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, क्या ये कहा जा सकता है, रिसर्च से क्या ये निचोड़ निकाला जा सकता है कि इसका पहला इम्पैक्ट इनफर्टिलिटी के रूप में सामने आता है, और जब ये चीज आपके जहन पर असर करती है, मान लीजिए कोई आदमी इसको लेकर बहुत गंभीर होता है, तो फिर इसका दूसरा इम्पैक्ट इम्पोर्टेंसी के रूप में भी सामने आ सकता है? हाँ, दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। ऑर्गन सेम है, लेकिन दोनों के कंपार्टमेंट अलग अलग हैं, परंतु जो इफेक्ट है एनवायरमेंट का वो दोनों पे पड़ता है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि इनफर्टिलिटी का एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है, तो बात बिल्कुल सही है। मैं तो एक चीज़ और कहूँगा कि आजकल जो ये मोबाइल फोन्स का चलन चला है, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं और उस रेडिएशन की वजह से काफ़ी हानि हो सकती है। डिवाइडिंग सेल्स पे उस पर सबसे ज़्यादा असर होता है, और स्पर्म्स से बहुत एक डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। जी, डॉक्टर मनीष, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये लोगों को एट लार्ज इंपैक्ट डालते हैं, या फिर सेक्शन ऑफ पीपल इससे या सेक्शन ऑफ सोसाइटी इससे प्रभावित होता है? कौन लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं इन मामलों में? आई थिंक इसके अंदर सिटीज मीनिंग शहरों या तो अर्बन विस्तार में रहने वाले लोग इससे ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि जो गांव में रहता है वहाँ तो प्रदूषण की मात्रा उतनी नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि ये जो भी स्टडीज़ है
वो बेसिकली इनफर्टिलिटी क्लिनिक पर आते हुए पेशेंट्स के ऊपर ही है। अगर इसकी असर कम्युनिटी बेस्ड है कि नहीं, उसके लिए हमें अभी और ज़्यादा स्टडी करने चाहिए। सभी लोग ऐसा मानते हैं कि पुरुष में स्पर्म काउंट की मात्रा कम हो रही है और उससे इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड स्टडी हमारे पास उतने अच्छे नहीं है कि ये जो स्पर्म काउंट के ऊपर एटमॉस्फेयर का इफेक्ट है वो एक्चुअल कितना फैला हुआ है। जी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहे।